हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन शर्मा। आप लोगों ने क्लास 12th की तैयारी शुरू करी दी है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है बोर्ड एग्जाम्स का। तो इसीलिए मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का ये वन शॉट प्लान किया है। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक 1 में डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, और टॉपिक 2 में डिस्कस करेंगे सेपरेटली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4 हेडिंग्स में पढ़ते हैं हम लोग। पहला आता है जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा आता है जीएमपी, तीसरा आता है फिजिकल प्रॉपर्टी और चौथा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसी वे में हम लोग इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, बट थोड़े से समराइज वे में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए टॉपिक 1 में एल्डिहाइड और कीटोन हमने लिया है और फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन। तो देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इससे पहले वाले चैप्टर में एल्कोहल और फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में हमारे पास यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता था। देखिए, अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो हम लोग एल्कोहल को सिंपल ऐसे दिखा देते हैं ROH, ठीक है। अगर मैं ईथर की बात करूं तो हम लोग ईथर को ऐसे दिखा देते हैं सिंपली ROR। और अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो हम लोग फिनॉल को कुछ ऐसे दिखा देते हैं। देखिए, अब यहां पर तीनों ही कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हम लोग जो यहां एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड है। तो अब यहां कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। बाकी की जो दो वैलेंसी आ रही है यहां पर हम लोग वेरिएशन शो करते हैं। अब जैसे समझिए, अगर मैंने इस कार्बन की दोनों वैलेंसी में हाइड्रोजन लगा दिया, या मैंने इस कार्बन की दोनों वैलेंसी में से एक पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, देन इट इज कंसीडर्ड एज एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर हमने इस कार्बोनिल कार्बन की दोनों ही वैलेंसी को R से सेटिस्फाइड कर दिया, देन इट इज कंसीडर्ड एज कीटोन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ऐसे ही देखिए कि अगर मैंने इस कार्बोनिल कार्बन की वैलेंसी को, एक को बैलेंस किया R से और बाकी दूसरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया OH से, तो बेटा ये बन जाता है एसिड। अगर मान लीजिए मैंने इस OH की जगह लगा दिया Cl, तो ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड। इट विल बी कंसीडर्ड एज एसिड क्लोराइड। अगर मैंने यहां पर NH2 लगा दिया तो बेटा हम लोग इसको कंसीडर करेंगे अमाइड। अगर मैंने यहां पर OR लगा दिया तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे ईस्टर। और मैंने अगर इसकी जगह पर OCOR लगा दिया तो बेटा हम लोग इसको कंसीडर करेंगे एनहाइड्राइड। तो कुल मिलाकर यहां कार्बोनिल कार्बन से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जोड़कर हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। हमने क्या किया है, देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन को तो पढ़ेंगे एक साथ, और बाकी के जो एसिड हैं और उसके डेरिवेटिव हैं, इनको हम लोग सेपरेटली टॉपिक नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में भी देखो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। देखिए, ये एल्डिहाइड कीटोन में भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए ये रहा। और एसिड और उसके डेरिवेटिव में भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बट एल्डिहाइड और कीटोन को कलेक्टिवली हम कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस करते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को हम कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस नहीं करते। इन्हें हम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसका रीजन क्या है, देखिए समझते हैं हम लोग। आइए इधर, हमारे पास देखिए ये रहा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और अगर ये एल्डिहाइड है, अगर ये कीटोन है, तो कुल मिलाकर दोनों वैलेंसी पर R या एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। और यहां पर ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। और इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एक चीज समझिए, अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन NAR शो करता है, देन इट इज ओनली कंसीडर्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो एल्डिहाइड कीटोन में ये प्रेजेंट भी है और अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन NAR शो भी कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। वहीं अगर मैं एसिड की बात करूं, देखिए जैसे यहां पर मैंने ये OH लगा दिया। अब यहां कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यहां पर NAR है? नहीं। यहां एसिड और उसके डेरिवेटिव की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है NSR।
तो इसीलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस नहीं करते हैं, उनको कंसीडर नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वाइवा में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारे पास है देखिए एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं जिसकी हमें कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम डिस्कस करने हैं। चलिए देखते हैं। कॉमन नेम का एक ही रूल है कि इसका कोई एक फिक्स रूल नहीं होता। जैसे अगर आपको याद हो तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन एटम 1 है तो हम उसको मैथ करके लिखते हैं, लेकिन अगर वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है तो अगर कार्बन एटम 1 है तो बेटा हम उसको मानते हैं फॉर्म, अगर कार्बन एटम 2 है तो हम उसको मानते हैं एसी, अगर कार्बन एटम 3 है तो हम उसको मानते हैं प्रोपियोन, अगर कार्बन एटम 4 है तो हम उसको मानते हैं ब्यूटायर, अगर कार्बन एटम 5 है तो हम उसको मानते हैं वेलर। ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए कॉमन नेम के प्रीफिक्स। ठीक, कार्बन एटम 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। और जबकि अदर कंपाउंड्स के लिए अगर कार्बन एटम 2 है तो आप क्या लेते हैं एथ, कार्बन एटम 3 के लिए क्या लेते हैं प्रॉप, कार्बन एटम 4 के लिए क्या लेते हैं ब्यूट। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि कार्बन कॉमन नेम सिस्टम का एक ही रूल है कि इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता। चलिए तो अब मैं क्या करता हूं, देखिए अब यहां पर हम इनके इंपोर्टेंट कंपाउंड्स के कॉमन नेम और उनके आईयूपीएसी नेम डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड में आ सकते हैं वो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा आपके सामने। देखिए पहला है HCHO। आप देख सकते हैं कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, एक आ रहा है। तो देखिए कॉमन नेम में बेटा इसको बोलने वाले फॉर्म, और CHO का नाम होता है एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखूं तो आईयूपीएसी में तो वो एक सेट ऑफ रूल है दैट वी हैव टू फॉलो। पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, तो बेटा यहां पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम आएंगे, एक, तो ये बन गया मैथ, सिंगल बॉन्ड AN और सफिक्स आता है अल, तो बेटा इसका आईयूपीएसी नेम बन गया मीथेनल। अब आ जाइए आप सेकंड कंपाउंड पर, CH3CHO। दो कार्बन एटम के लिए कॉमन नेम में आएगा एसी, दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नेमिंग की बात करूं तो दो कार्बन एटम के लिए क्या बनेगा एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बनेगा AN और सफिक्स के लिए क्या आएगा अल। ऐसे देखें थर्ड वन, दिस इज प्रोपियोन एल्डिहाइड, दिस इज प्रोपियोन एल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो कार्बन एटम 3 के लिए क्या बनता है प्रॉप, और कार्बन कार्बन के उसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है प्रोपेन, और ये आ रहा है अल, दिस इज प्रोपेनल। अब आ जाइए आप नेक्स्ट कंपाउंड के लिए, कितने कार्बन एटम है 4, तो ये बनेगा बेटा ब्यूटायर, दिस इज ब्यूटायर एल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नेमिंग की बात करूं तो कार्बन एटम 4 के लिए क्या बनेगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आ रहा है AN और CHO के लिए सफिक्स आएगा अल। नेक्स्ट देखें हम, अच्छा अब देखिए हमारे पास ये जो कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, इसका कॉमन नेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये कॉमन नेम, दिस इज एक्रोलीन। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज एक्रोलीन। और इसका आईयूपीएसी नेमिंग अगर मैं देखूं, देखो पेरेंट कार्बन चेन तो ये बन गई हमारे पास, पेरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम आ रहे हैं तो क्या बनेगा प्रॉप, देखिए प्रॉप। अब आप नंबरिंग कहां से करेंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 और ये 3, तो बेटा ये बन जाएगा प्रॉप 2 in 1 अल, प्रॉप 2 in 1 अल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वन, मेरे पास है बेंजीन और इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर, रिलेटिवली ऑर्थो पोजीशन पर CHO है, बेटा इसका कॉमन नेम होता है थैल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड, दिस इज। और आईयूपीएसी नेम की अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा ये, बेटा ये बन जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। अगर एक चीज याद रखिए आप यहां, अगर हम किसी कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन में CHO को काउंट नहीं करते, जैसे मैंने यहां पेरेंट कार्बन चेन में CHO को काउंट नहीं किया, यहां पे काउंट नहीं किया, तो अब इसका सफिक्स आता है कार्बेल्डिहाइड। देखो अब इसका सफिक्स क्या आएगा कार्बेल्डिहाइड। अगर हम इसको चेन में काउंट कर लेते हैं तो इसका सफिक्स आता है अल, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखूं मैं, कुछ और इंपोर्टेंट कंपाउंड्स भी हैं हमारे पास, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है
मुझे इसका कॉमन नेम बताना है। देखिए दोनों एक दूसरे से किस पोजीशन पर हैं, मेटा पर। 1,3 पोजीशन को मेटा कहते हैं। दिस इज मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अगर मैं आईयूपीएसी की बात करूं तो बेटा ये बन जाएगा 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। इंपोर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखें हम जरा। देखिए आपके पास है, अच्छा इसका बड़ा कॉमन नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका कॉमन नेम इससे मैच ही नहीं कर रहा है। जैसे जनरली क्या होता है, जैसे मैंने इसको बोला मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, तो ब्रोमो पता है बीआर होगा, बेंजल्डिहाइड पता है, लेकिन मेसिटाइल ऑक्साइड इसका कॉमन नेम तो कहीं से भी इससे मैच नहीं करता है। इसीलिए कई बार बोर्ड में इसको पूछा गया है, कई बार। याद रखिएगा मेसिटाइल ऑक्साइड कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है बोर्ड के लिए। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आईयूपीएसी नेमिंग का सीधा सा फंडा है, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसको जरा ओपन करके लिख दूं, यहां लिख देता हूं। देखिए इस वाली स्ट्रक्चर को मैं यहां लिख देता हूं। देखिए CS3, ये CS3 CO और ये CS3। अब आपको करना है यहां पर पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। देखिए तो मैं पेरेंट कार्बन चेन ले लेता हूं, ये वाली। अब इसमें नंबरिंग करनी है आपको, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए आईयूपीएसी नेमिंग करें हम लोग, तो सबसे पहले आ जाएगा प्रीफिक्स 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ये बन गया इसका आईयूपीएसी नेम, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखें, कुछ इंपोर्टेंट आईयूपीएसी नेमिंग है हमारे यहाँ पर, मतलब एनसीईआरटी में दे रखी है तो मैंने यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया है। अब देखो ये जो कंपाउंड है आपके सामने, जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है, इस कंपाउंड की एक खासियत देखिए आप कि इसमें, इस वाले कंपाउंड में CHO फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, देखो ये रहा, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कीटोन से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहां पर पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5। अब देखिए किसी कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसे कंसीडर करेंगे हम लोग। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया मेरे लिए जो सीनियर मोस्ट है, और ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करूं, देखो अब इसका यूज किया जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा। दिस इज 3 ऑक्सो। जब भी कीटोन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाएगा तो उसका प्रीफिक्स आता है ऑक्सो। 3 ऑक्सो पेंट, सिंगल बॉन्ड आ रहा है एन, और 1 पोजीशन पर आ रहा है अल। तो बेटा ये बनेगा 3 ऑक्सो पेंटेनल। इंपोर्टेंट है ये नाम। अब ये देखिए ये भी बहुत इंपोर्टेंट नेम है, ये बहुत इंपोर्टेंट नेम है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 3 CHO ग्रुप लगे हुए हैं, ये 3 CHO ग्रुप है। और अगर मैं इनमें CHO ग्रुप को, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अगर पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करता हूं तो क्या होगा, देखो एक बार देखना जरा, 1 2 3 4 और 5। तो ये बीच वाला जो CHO ग्रुप है ये पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि ये वाले तो बनेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप और बेचारा बीच वाला क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो आईयूपीएसी ने एक अमेंडमेंट कर दिया है, आईयूपीएसी ने एक अमेंडमेंट क्या कर दिया है कि जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो आप क्या करेंगे, किसी भी CHO को, मतलब किसी भी फंक्शनल ग्रुप को चेन में काउंट मत करिए। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर आप क्या करिए, पेरेंट कार्बन चेन बनाइए इसको। देखें पेरेंट कार्बन चेन आप क्या करेंगे, इसको बना लीजिए। ये बन गई 3 की पेरेंट कार्बन चेन बन गई, और ये तीनों ही फंक्शनल ग्रुप हमने चेन में काउंट नहीं किए। और जब चेन में काउंट नहीं किए, तीनों के तीनों एक जैसे हो गए, तो अब इनका सफिक्स क्या आने वाला है, कार्बेल्डिहाइड। जब भी आप CHO को चेन में काउंट नहीं करते उसका सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाएगा, दैट इज कार्बेल्डिहाइड। तो बेटा इसका नाम बनेगा, देखो प्रोप, सिंगल बॉन्ड आ रहा है देखिए यहां, दिस इज ठीक, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड।
ठीक है, तो इस तरह से ये इंपोर्टेंट IUPAC नेम था, एनसीईआरटी में मेंशन है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पर। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट कॉमन नेम्स हैं आपके सामने, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, बाय नेम पूछे जाते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ वेनिलीन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इस तरह से। तो देखिए बेटा ये इंपोर्टेंट कॉमन नेम है वेनिलीन। जो वनीला होता है, वनीला एसेंस में यही होता है वेनिलीन। ये होता है सैलिसिलैल्डिहाइड, दिस इज सैलिसिलैल्डिहाइड, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। और ये देखिए दिस इज सिनेमैल्डिहाइड, दिस इज सिनेमैल्डिहाइड। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कॉमन नेम IUPAC नेम थे, इंपोर्टेंट है, ये पढ़ना है आपको इनको। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्डिहाइड और कीटोन की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा मेथड बताइए जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं, केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है या केवल कीटोन बनाया जा सकता है। तो हमने क्या किया है, इसकी 3 कैटेगरी बना दी हैं। ए कैटेगरी है फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मतलब आप इस हेडिंग में एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे पास सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम लोग कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, दिस इज RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और बेटा हम लोग इसका कर रहे हैं यहां पर ओजोनोलाइसिस, O3 के साथ जिंक एंड H2O। इसको बोला जाता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब बेसिकली होता क्या है यहां पर देखिए, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए और यहां भी ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहां ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है देखिए, ये मिलेगा RCHO और दूसरा मिल जाएगा CH2O। तो देखो आपको क्या मिल गया यहां पर, आपको मिल गया एल्डिहाइड। और अगर यहां आप ये वाला एल्कीन ले लें देखिए, और अगर अब आप इसका सेम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो यहां डबल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ ऑक्सीजन, तो आपको मिलने वाला है देखिए दिस इज RCOR, ये मिल गया आपको कीटोन। तो एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं बाई ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट सेकंड मेथड आता है हमारे पास फ्रॉम एल्काइंस। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, मैंने एल्कोहल में भी आपको समझाया था इसको। देखिए एल्काइंस में मान लीजिए मेरे पास एक एल्काइन है इथाइन, ये देखिए ये मेरे पास इथाइन है और हम लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हैं देखो डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और हमने एक मेटल सॉल्ट भी लिया है मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, और हमें कराना है बेटा यहां पर हाइड्रोलाइसिस। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं कि एल्काइन हम लोग जानते हैं एडिशन रिएक्शन तो शो करेगी ये। हम लोग पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करते हैं, देखो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, और वाटर को ऐसे डिसोसिएट कर सकते हैं H+ और OH-। तो देखिए यहां कार्बन जिस पर पॉजिटिव है उस पर जोड़ दीजिए OH, ये बनेगा डबल बॉन्ड एंड दिस इज CH2। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज इनॉल प्रोडक्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है और उसी पर OH जुड़ा हुआ है, दिस इज इनॉल। अब ये कंडीशन बिल्कुल सुइटेबल होती है टॉटोमेरिज्म के लिए। देखो दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू दिस कार्बन एटम एंड दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस ऑक्सीजन। तो यहां पर ये बेटा शो करेगा टॉटोमेरिज्म, जिसे हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और आपको मिलने वाला है HC डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CH3। तो क्या मिल गया आपको बेसिकली, ये मिल गया आपको एल्डिहाइड। तो एल्काइन का अगर आप हैवी मेटल आयन की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं देन इट विल प्रोड्यूस एल्डिहाइड। और बेटा इस रिएक्शन का नाम होता है खुशरोब रिएक्शन, दिस इज खुशरोब्स रिएक्शन। और अगर मैंने एल्काइन इथाइन के अलावा कोई भी ले ली, मान लीजिए मैंने ये वाली एल्काइन ले ली, ठीक है, और हम लोग सेम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इसका मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में, दिस इज डाइल्यूट H2SO4 और हम कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। देखिए तो यहां इस पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे कर दूं मैं, और हम लोग यहां OH एंड दिस इज डबल बॉन्ड CH2। हम लोग जानते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म होने के बाद
आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलने वाला है दिस इज RCOCH3। ये क्या मिल गया आपको बेटा, ये मिल गया आपको कीटोन, ये कीटोन मिल गया आपको। तो एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। बेटा देखिए 12th बोर्ड एक बार में ही आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। आप ये मत सोचिए कि चलो इस साल अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे अगली साल देखेंगे, भैया एक ही साल का प्लान रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। आप लोग जाइए, मैंने हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स बनवा रखे हैं, वहां से पूरा करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बेटा अब देखिए फ्रॉम हेलो एल्केन, अब हेलो एल्केन से कैसे बना सकते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ये जेमिनल डाइहैलाइड है, ये देखिए इस जेमिनल डाइहैलाइड की आप रिएक्शन करा दीजिए एक्वस KOH के साथ, ये लो। अब हम लोग जानते हैं कि दिस क्लोरीन विल गेट सब्स्टिट्यूटेड और आपको मिलने वाला है देखो RCH, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गए, दिस इज जेमिनल डाई एल्कोहल और यहां से H2O निकल जाएगा और आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है RCHO, दिस इज एल्डिहाइड। तो हेलो एल्केन से एल्डिहाइड बनाना सीख लिया आपने। और अगर मान लीजिए ये हेलो एल्केन आपके पास 2 डिग्री हेलो एल्केन है लाइक दिस, सेम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहां भी क्या मिलने वाला है जेमिनल डाई एल्कोहल मिलने वाला है। इस जेमिनल डाई एल्कोहल की रिएक्शन करा दीजिए, H2O विल रिमूव आउट और आपको मिलेगा RCOR। बेटा आपको मिल जाएगा ये कीटोन, ये कीटोन मिल गया आपको। तो हेलो एल्कीन से भी एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। हमने पहले देखा एल्कीन से, फिर देखा एल्काइन से, फिर देखा हमने हेलो एल्केन से। अब आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, तो फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए एल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो आपको लगेंगे यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा हमारे लिए 2 टाइप के, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग यूज करते हैं KMnO4 और K2Cr2O7। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग यूज करते हैं, देखो दिस इज पाइरिडीन प्लस HCl एंड दिस इज क्रोमिक एसिड। इस पूरे मिक्सचर को बोला जाता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसे शॉर्ट में हम PCC भी बोलते हैं, PCC। अच्छा एक और होता है कि अगर आप केवल पाइरिडीन ले लें, केवल पाइरिडीन और साथ में CrO3 ले लें तो बेटा ये बन जाता है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, PDC। ये PDC बन जाता है और इसे हम कोलिन्स रिएजेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलिन्स रिएजेंट। अब एक चीज देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ओवर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो हम लोग ज्यादातर प्रिफर करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक 1 डिग्री एल्कोहल है, दे रहा दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, और मैं इसकी रिएक्शन कर देता हूं PCC के साथ, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहां पर होना क्या है, यहां पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो मेन रोल होता है वो ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये जो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में एक ऑक्सीजन एटम को इंट्रोड्यूस कर देता है। ये कुछ इस तरह से ऑक्सीजन एटम को इंट्रोड्यूस कर देगा। अब इस वाले कार्बन एटम पर देखिए 2 OH हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो यहां से देखो ये OH और यहां से H निकल जाएगा। तो आपको बेटा 1 डिग्री एल्कोहल से फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है एल्डिहाइड। अब अगर आप यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते तो आपका एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देता, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनाना है तो आपको PCC यूज करना पड़ेगा बस। और अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है, देखिए सॉरी 2 डिग्री एल्कोहल है, ये दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, और आप इसके साथ लेते हैं PCC लाइक दिस, तो यहां भी सेम काम, यहां ऑक्सीजन एटम इंट्रोड्यूस होगा एक कार्बन एटम से, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, आपको बेटा मिलने वाला है कीटोन, दिस इज कीटोन। और देखिए 3 डिग्री एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन समझ लीजिए आप,
क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ऑक्सीजन जुड़ेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री एल्कोहल विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि इनके पास अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अगर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होगा तभी तो ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ पर, तो वो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो एल्कोहल से आपने बना दिया है एल्डिहाइड और कीटोन। और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो जो एल्डिहाइड हमने यहाँ बनाया है, देखो ये जो एल्डिहाइड हमने बना, अगर मैं इसकी जगह KMnO4 यूज कर लेता तो दिस एल्डिहाइड विल फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने एल्कोहल से बनाना सीख लिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। अब बी कैटेगरी आएगी जिसमें हम लोग एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे, फिर सी कैटेगरी आएगी जिसमें केवल कीटोन डिस्कस करेंगे। B.1 में हमारे पास है रोजनमंड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। देखिए क्या करते हैं इसमें, हमारे पास है बेटा एक एसिड क्लोराइड और इसका करते हैं कंट्रोल्ड रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। यहां पे कंट्रोल्ड रिडक्शन होना है। देखिए द हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां यूज करा देंगे हम लोग और एक हाइड्रोजन यहां यूज करा देंगे, तो बेटा आपके पास मेन प्रोडक्ट मिलने वाला है RCHO, दिस इज एल्डिहाइड, और यहां साइड प्रोडक्ट मिल गया आपको HCl। ऐसे ही अगर आपने यहां बेंजोइल क्लोराइड यूज कर लिया, देखिए दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, अगर आपने यूज किया है पैलेडियम BaSO4 के साथ, कंट्रोल रिडक्शन होगा और यहां आपको मिलने वाला है बेंजल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट। ठीक, दिस इज द नेम रिएक्शन रोजनमंड रिडक्शन। केवल एल्डिहाइड की सिंथेसिस कर सकते हैं हम लोग इससे। चलिए नेक्स्ट आते हैं B.2 रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट NCERT में मेंशन है। देखिए देखते हैं इसको बेटा, मेरे पास है देखिए RCN, दिस इज एल्काइल साइनाइड, या अगर मैं IUPAC बोलूंगा तो एल्केन नाइट्राइल। अच्छा मैं इसको सीधे एक एग्जाम्पल से कराता हूं। चलिए मैं यहां पर एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेता हूं। देखो मैंने लिखा CH3CH2CN, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन बता देता हूं बेटा, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, 3 कार्बन एटम आ रहे हैं प्रोपेन, एंड CN का सफिक्स आता है नाइट्राइल, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अब इस प्रोपेन नाइट्राइल का अगर मैं रिडक्शन करता हूं डिबाल H के साथ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करने वाला है, देखो यहां CN को रिड्यूस कर देगा CHO में, तो आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलने वाला है प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनल। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए मेरे पास एक ये नाइट्राइल है, क्या मैं इसका नाम लिख सकता हूं? यस, देखिए दिस इज प्रोप 2 इन नाइट्राइल, प्रोप 2 इन नाइट्राइल, ये इसका नेम है। डिबाल H के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं तो बेटा ये केवल CN को रिड्यूस करेगा, इन नॉन पोलर अनसैचुरेटेड बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये मिलेगा CHO। इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने, दिस इज एक्रोलीन, ये होता है एक्रोलीन। इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन। तो ये डिबाल H की ये लिमिटेशन है कि ये केवल पोलर अनसैचुरेटेड बॉन्ड को रिड्यूस कर पाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता है। चलिए अच्छा ईस्टर से कैसे बना सकते हैं वो देखिए, मान लीजिए मेरे पास है OCH3, ठीक है, और यहां मैं लेता हूं डिबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहां क्या होने वाला है, देखिए RCH2 और ईस्टर विल रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT में मेंशन है, आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग B.3 एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की 2-3 नेम रिएक्शन आप लोगों के यहां दे रखी हैं। सबसे पहले एक दे रखा है बेटा इटार्ड रिएक्शन, इसको समझते हैं हम लोग। ये मैंने लिखा मिथाइल बेंजीन, या इसको कॉमनली हम लोग टोल्यूइन भी कहते हैं, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ CrO2Cl2, इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड, इसका नेम है
क्रोमिल क्लोराइड। अब ये क्या करने वाला है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये बाय नेम पूछी जाती है ये रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, देखिए दिस इज OCROHCl and this is whole twice, or then it will give CHO and the name of this reaction is Itard reaction, याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास यहां बेंजीन है और मैं इसकी रिएक्शन करा दूं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ और यहां ले लूं मैं एल्युमिनियम क्लोराइड, दैट इज लुईस एसिड, तो क्या होने वाला है, देखिए यहां आपको मिलेगा बेटा बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। ऐसे ही मेरे पास एक रिएक्शन है बेंजल क्लोराइड। अच्छा, बेंजल क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। बेंजल का मतलब है इस बेंजाइलिक हाइड्रोजन से आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए और उनको हटा के आपने लगा दिया है, मतलब ये जेमिनल डाइक्लोराइड बन गया एक तरह से, और अब आप इसका क्या कर देंगे, एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन, तो बोथ क्लोरीन एटम विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाई हाइड्रोक्सिल, आपको ये मिलने वाला है देखिए, और फर्दर इसमें से H2O निकलेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो नेम रिएक्शंस हैं कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, जैसे इटार्ड रिएक्शन है, गेटरमैन कोच है, दिस बेंजल क्लोराइड हाइड्रोलाइसिस है। तो इंपोर्टेंट है, पढ़ते, मैं आपको सारे इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कराऊंगा, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे लास्ट में वीडियो के एंड में। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो ये चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए अब मैं आता हूं सी कैटेगरी पे, दिस इज ओनली फॉर कीटोन, मतलब हम लोग इस हेडिंग में वो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जिनसे केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने लिया, मान लीजिए ये मेरे पास बेंजीन है और हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, और मैं यहां ले लेता हूं एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या आप मुझे इस रिएक्शन का नाम बता सकते हैं? द नेम ऑफ दिस रिएक्शन सिंपल फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पे क्या होगा, देखो, दिस क्लोरीन विल बी टेकन अप बाई एल्युमिनियम क्लोराइड और यहां आपको एसाइल कार्बोकैटायन मिलेगा दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन बेंजीन और आपको बेटा यहां मिलने वाला है ये एक कीटोन, और इस कीटोन का नाम क्या है बेटा, इस कीटोन का नाम है एसीटोफिनोन, कॉमन नेम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज एसीटोफिनोन, कॉमन नेम। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो क्या होगा, देखो, दिस इज कार्बन एटम 1, दिस इज 2, देखिए ये बन जाएगा फिनाइल इथेनोन, फिनाइल इथेनोन, ये इसका IUPAC नेम बन गया। कीटोन बनाने का एक और मेथड है, देखिए एक और मेथड है कीटोन बनाने का कि अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करते हैं हम लोग एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू दी मेटल, तो इसमें एक एग्जांपल तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है RMgX, और दूसरा बनता है ये डाई मिथाइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम, ठीक है। दिस मिथाइल ग्रुप विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं एसिड क्लोराइड, आपको मिलने वाला है RCOCH3 और साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा मिथाइल कैडमियम क्लोराइड, दिस इज कीटोन, ये मिल गया आपको कीटोन, ठीक है। एक और मेथड है इसमें कि अगर हमारे पास साइनाइड है और हम उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करते हैं, देखिए ये रहा मेरे पास एक एल्काइल साइनाइड और हमने इसकी रिएक्शन कर दी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। हम लोग जानते हैं मिथाइल पर नेगेटिव, इधर कार्बन पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, तो मुझे मिलने वाला है, देखो यहां लगा दूं मैं CH3 डबल बॉन्ड और ये मिल गया बेटा MgBr। अब क्या कर देना है आपको इसका केवल हाइड्रोलाइसिस करनी है। हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब है बॉन्ड को ब्रेक करिए, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन, आपको फाइनली क्या मिल गया, देखिए हमें फाइनल मिल गया एक कीटोन, दिस इज कीटोन। तो हमने बेटा इनकी GMP को 3 कैटेगरी में पढ़ा है, A में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए, B में केवल एल्डिहाइड बनाया और C में हमने केवल कीटोन बनाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आएगा, हेडिंग आएगी दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल
कंपाउंड। थर्ड हेडिंग है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बेटा इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फिजिकल स्टेट। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एल्डिहाइड और कीटोन में जो फर्स्ट मेंबर है HCHO, इट इज फाउंड इन गैस फॉर्म। यस, फॉर्मेल्डिहाइड जिसका आईयूपीएसी ने मिथेनॉल है, ये गैस फॉर्म में पाया जाता है, और इसका जो 40% सॉल्यूशन है, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन। इसे क्या कहते हैं? इसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं, और ये यूज किया जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे आप लोग कभी बायोलॉजी लैब में जाते हैं तो वहां पे वो मरे हुए कबूतर और वो फ्रॉग वगैरह रखे रहते हैं जिस सॉल्यूशन में, वो फॉर्मेलिन ही होता है। चलिए, अगर मैं कार्बन एटम 2 से कार्बन एटम 1 तक के एल्डिहाइड और कीटोन लूं, तो यहां बेटा ये मिलेंगे लिक्विड स्टेट के, और कार्बन एटम 12 से ऑनवर्ड ये मिलते हैं सॉलिड स्टेट में। तो फिजिकल स्टेट में एज सच जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड इज फाउंड इन गैस फॉर्म। याद है, अगर आपको याद है तो बताइए, कोई भी एल्कोहल गैस फॉर्म में नहीं पाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि एल्कोहल और एल्कोहल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाइए आप, सेकेंड इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular weight and inversely proportional to number of branch। अब इसको ऐसे समझिए आप, देखो मैंने आपको इसका एक ऑर्डर भी बता रखा है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, ईथर से ज्यादा होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से ज्यादा होता है कीटोन, कीटोन से ज्यादा होता है अमाइंस, अमाइन से ज्यादा होता है एल्कोहल, और एल्कोहल से भी ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि देखो एल्डिहाइड और कीटोन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और ईथर में लगता है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोकार्बन में केवल वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिड में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन डाइमर फॉर्मेशन भी होता है। तो इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। एल्कोहल का ज्यादा क्यों है? क्योंकि एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड विच इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, देखिए तो दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो लाइटर देन वाटर, ये पानी से क्या होते हैं? ये वाटर से हल्के होते हैं, लाइटर देन वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहां फिजिकल स्टेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। और देखें हम लोग, हमारे पास फिर इंपॉर्टेंट फोर्थ हेडिंग आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए मैंने इनको इन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ए कैटेगरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में NAR भी कहते हैं। बी कैटेगरी में पढ़ेंगे रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, सी में ऑक्सीडेशन, एंड देन डी में रिडक्शन। तो इस तरह से 4 हेडिंग्स पे हमने केमिकल प्रॉपर्टी डिवाइड की है। तो अब मैं आता हूं, देखिए कैटेगरी ए पर। कैटेगरी ए में हमको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, फिर वहां से कुछ क्वेश्चंस हमको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। देखो मान लीजिए मेरे पास ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूं किसी रिएजेंट के साथ। रिएजेंट के 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। हमको ये पता है कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज क्या बनेगी? न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। अब देखिए यहां कार्बन और ऑक्सीजन में है पाई बॉन्ड,
तो दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट या विल डीलोकलाइज, तो कार्बन पर आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, कुछ इस तरह से देखिए, तो कार्बन से जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहां ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये है स्टेप नंबर 1 और ये है स्लो स्टेप। क्या है? स्लो स्टेप। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। तो इस तरह से आपको ये मेन प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब एक चीज आप लोग नोट करिए जरा कि न्यूक्लियोफाइल क्या है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। तो ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है? देखो ये अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सॉरी कार्बोनिल कार्बन, जिसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कब तेजी से अटैक करेगा? जब कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। तो देखो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं, देखिएगा जरा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR मतलब कौन से एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होंगे NAR के लिए? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ये न्यूक्लियोफाइल उतनी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने वाला है। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। देखिए अब इस चीज को समझिए आप जरा कि कार्बोनिल कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा न्यूक्लियोफाइल उतनी स्पीड से इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पर देखो जरा, अगर मैं यहां अब एक एल्डिहाइड लेता हूं, देखिए ये लिया मैंने एक एल्डिहाइड और यहां लिया मैंने एक कीटोन, ये कीटोन लिया। हम ये जानते हैं कि पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, सेम चीज यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अब कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा आएगा, यहां इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या जुड़ा हुआ है? ये प्लस आई इफेक्ट जुड़ा हुआ है। एल्काइल का प्लस आई इफेक्ट होता है और हाइड्रोजन का आई इफेक्ट होता है 0। यहां पर 2 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगे हुए हैं। अब एक चीज देखिए जरा, जब 2 प्लस आई इफेक्ट लगे रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? दो तरफ से कम हो रहा है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट ऐसे लिख सकता हूं, देखिए कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR कम होगी। ठीक है, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NAR देन कीटोन। अब आप खुद देखिए यहां पर कि ये मेरे पास एल्डिहाइड है, रिलेटिवली इसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा एज कंपेरिजन टू कीटोन। चलिए अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, देखो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है। हमें दे रखा है प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनल एंड दिस इज बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और ये पूछा है दोनों में से विच वन इज मोर रिएक्टिव, इस तरह से। तो आप खुद देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखिए कार्बोनिल कार्बन है ये, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? रिंग में डिस्पर्स कर जाएगा। और यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम किया जा रहा है प्लस आई इफेक्ट से। यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहां तो पॉजिटिव चार्ज खत्म ही हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? रिंग में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर नेगेटिव, ये कार्बोनिल कार्बन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो तो बिल्कुल खत्म हो रही है। मैं यहां लिख देता हूं पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स ओवर बेंजीन रिंग, disperse over benzene ring, so it become less reactive towards NAR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर डिस्पर्स कर जाता है। चलिए अब हम लोग देखें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो देखते हैं हम लोग। देखिए A.1
मतलब ए हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका पहला एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं KCN के साथ और यहां ले लेते हैं एसिडिक मीडियम, कुछ इस तरह से। अब हम जानते हैं K+ और Cn-, और कार्बोनिल कार्बन का जो पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन है वो कुछ ऐसे होगा, देखिए कुछ इस तरह से होगा। तो Cn विल अटैक कार्बोनिल कार्बन एंड K+ विल अटैक ऑन दिस O। तो यहां पर देखो मुझे मिलने वाला है, ऑक्सीजन से K जुड़ेगा, फिर हाइड्रोलाइज करने पर H आ जाएगा यहां, और ये मिल गया मेरे को Cn। अब एक चीज नोटिस करिए आप, इस कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और साइनाइड ग्रुप भी है। बेटा इस कंपाउंड को कहते हैं साइनोहाइड्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइनोहाइड्रिन। तो याद रखिए साइनोहाइड्रिन क्या है, कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसी के ऊपर साइनाइड ग्रुप है। और अगर ये एल्डिहाइड हो जाए, मान लीजिए इफ दिस कार्बोनिल कंपाउंड इज एल्डिहाइड, तो हम इसको बोलेंगे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और अगर ये कीटोन हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कीटोन साइनोहाइड्रिन। और हम ये बात जानते हैं कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेरिजन टू कीटोन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग A.2। दिस इज एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। अब देखिए ये मेरे पास है कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस इज Na+ एंड HSO3-। देखिए यहां तो मुझे मिलने वाला है, देखिए कार्बोनिल कार्बन से जोड़ देता हूं SO3H और यहां मिलेगा ONA लाइक दिस। अब क्या होगा कि दिस हाइड्रोजन विल ट्रांसफर टू दिस और सोडियम आ जाएगा नीचे, और आपको मिलने वाला है कुछ ऐसे, देखिए ये मिलेगा OH और ये मिलेगा SO3Na। अच्छा अब एक चीज समझिए, ये जो सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट मिला है, ये जो एडिशन प्रोडक्ट मिला है आपको, इट इज सॉलिड इन नेचर। सॉलिड इन नेचर, बहुत ध्यान से सुनिए। आप अगर आप किसी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं तो आपको मिलने वाला बेटा एक सॉलिड, ठीक है। और अगर आप इस सॉलिड को अब हीट कर दें तो दोबारा से वही एल्डिहाइड और कीटोन आपको वापस मिल जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट बनती है, देखो कि अगर आपके पास मान लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन की किसी सॉल्यूशन में नॉन कार्बोनिल कंपाउंड की मिक्सिंग हो गई है, जैसे मान लो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपने रख लिया इथेनल, और इसी में बाई मिस्टेक आपने इथेनोइक एसिड भी मिक्स कर दिया। अब आपको इन दोनों को सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दीजिए। तो सोडियम बाइसल्फाइड केवल इथेनल के साथ रिएक्शन करेगा और सॉलिड PPT बना देगा। अब आप इसको फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर पेपर के ऊपर जो आएगा वो ये आएगा, और इसको हीट करने पे दोबारा आपको क्या मिल जाएगा, इथेनल। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग A.3। देखिए दिस इज एडिशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इसके ऊपर, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखिए मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा और इधर, देखिए ये है मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड और हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं। देखो मैंने लिखा है यहां अमोनिया, मैं अमोनिया को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ये मैंने अमोनिया का रिप्रेजेंटेशन किया। यहां अमोनिया का देखो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, मैं ऐसे करके लाइन खींच देता हूं, देखो यहां मैंने ये H2 और यहां पे ये लाइन खींच दी, ऐसे ही यहां ऑक्सीजन पर, तो यहां से निकल तो जाएगा H2O, देखो
ये H2O निकल जाएगा और बेटा आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड NH और इसको बोलते हैं इमाइन। क्या बोलेंगे इसको? इमाइन बोलेंगे। एक्चुअली में ये NAR का ही एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अगला देखें, मान लीजिए मैंने 1 डिग्री अमाइन ले लिया, 1 डिग्री अमाइन, तो यहां से H2 निकलेगा, यहां से ऑक्सीजन निकलेगा। देखो बेटा हमको फाइनल मिलने वाला है NR आएगा ये, और इसको कहते हैं शिफ्ट बेस। सारे के सारे क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन शिफ्ट बेस, इमाइन, साइनोहाइड्रिन, तो आपको ये वाला चार्ट जरूर याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, हमने इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन, देखो यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, क्या मिलने वाला है? देखो दिस इज हाइड्राजीन, ये मिलेगा C डबल बॉन्ड N NH2, इसे कहते हैं बेटा हाइड्राजोन। इट इज नोन एज हाइड्राजोन। नेक्स्ट देखूं मैं, हम लोग इसकी रिएक्शन करा दें हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन, सेम चीज, यहां से H2, यहां से ऑक्सीजन, आपको मिलेगा देखिए C डबल बॉन्ड NOH, इसे कहते हैं ऑक्जेम। इट इज नोन एज ऑक्जेम। नेक्स्ट देखें, देखिए हम लोग इसकी रिएक्शन करा दें फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। देखो दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, यहां से H2 निकल जाएगा, हमको मिलने वाला है देखो दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन, इसे बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, ऑक्जिम से सॉरी हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्जिम, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट देखें, देखिए अब मैं लेता हूं यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है, दिस इज इसको मैं ये ऐसे बनाता हूं थोड़ा सा दूर, ये लिखा मैंने फिनाइल हाइड्राजीन, यहां 2 पोजीशन पर लिख दिया है नाइट्रो और यहां 4 पोजीशन पर भी लिख दिया है नाइट्रो। अब इसका नाम होता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखो 2,4 DNP भी बोलते हैं इसको, 2,4 DNP। और जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराऊंगा तो देखिए ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, आपको मिलने वाला है 2,4 DNP डेरिवेटिव, 2,4 DNP डेरिवेटिव। एक ऑरेंज रेड PPT आपको मिलता है यहाँ 2,4D, और ये करेक्टरिस्टिक टेस्ट है कार्बोनिल कंपाउंड का, केवल कार्बोनिल कंपाउंड ही 2,4 DNP के साथ में वो ऑरेंज रेड PPT दे सकते हैं। तो इस तरह से, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट आता है इसमें, दिस इज सेमी कार्बासाइड। देखिए पहले मैं नाम लिखता हूं, सेमी कार्बासाइड। देखिए जैसे ये लिखा मैंने यूरिया NH2CO, अब यहां कर दूंगा NH2, जैसे ये होता है सेमी कार्बासाइड, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होनी है। अब हमारे पास 2 तरह के H2 दिखाई दे रहे हैं, देखो एक H2 तो ये दिखाई दे रहा है और एक H2 ये दिखाई दे रहा है आपको। तो याद रखना है हम वो वाला हाइड्रोजन यूज करेंगे जो पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन में नहीं होगा, मतलब हम ये वाला हाइड्रोजन यूज करेंगे। देखिएगा जरा, तो हमें मिलेगा देखो C डबल बॉन्ड N NHCO NH2, बेटा इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख के देगा। तो याद रखना है वो हाइड्रोजन यूज नहीं करना जो NH2 डायरेक्टली CO से जुड़ा हो, वो वाला हमको यूज नहीं करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने HCN पढ़ा है, NaHSO3 पढ़ा है, फिर अमोनिया डेरिवेटिव। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, देखिए 8.4
रिएक्शन विद एल्कोहल। हालांकि हम एल्कोहल वाले चैप्टर में भी इसको पढ़कर आए हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, और हम लोग इसकी रिएक्शन कर रहे हैं एक एल्कोहल के साथ। अब एल्कोहल की रिएक्शन जब एल्डिहाइड से होती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। इधर कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो बेटा हमें मिलने वाला है, देखो RCH, यहां जोड़ दीजिए आप OCH3 और यहां मिल गया आपको OH। अगर आप एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा हेमी एसीटल। और अगर आप इसमें एक और एल्कोहल मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, 1 more CH3OH, तो बेटा आपको मिलने वाला है एक एसीटल, जेमिनल डाईईथर मिलेगा आपको। दोनों ही ग्रुप जो है वो OCH3 इसे बोलते हैं जेमिनल डाईईथर, या इनको बोलते हैं हम लोग एसीटल। ठीक है, ये हेमी एसीटल है, ये एसीटल है। ऐसे ही अगर आपके पास कीटोन है, और हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं एल्कोहल के साथ में, लाइक दिस, तो सेम चीज हम लोग जानते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन NAR है। तो फर्स्ट जो अटैक होगा कार्बोनिल कार्बन पर वो OCH3 का होने वाला है, कुछ इस तरह से। देखिए, दिस इज हेमीकीटल, इसे कहते हैं हेमीकीटल। और एल्डिहाइड पर अटैक होगा तो बोलेंगे हेमी एसीटल। और फर्दर एक मॉलिक्यूल और ऐड कर दें हम लोग इसमें, तो ये मिलने वाला है हमको कीटल। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन है इनके ऊपर, हेमी एसीटल, एसीटल, हेमीकीटल, कीटल, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको ये पूरा एज इट इज ये इक्वेशन वहां पर लिख देनी है। ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं हम लोग A.5 पर। A.5 देखिए, दिस इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। मान लीजिए मेरे पास एक एल्डिहाइड है, ये वाला HCHO, और हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ये लोग यहां R के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर प्लस, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अगर हम चार्ज का बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन करना सीख गए तो फिर केवल पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ना है, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ना है। तो बेटा आपके पास क्या मिलने वाला है, देखो HC, और यहां ऑक्सीजन से क्या जुड़ने वाला है R, और यहां कार्बन से जुड़ेगा R और ऑक्सीजन से जुड़ेगा MgX। अब फर्दर क्या करना है आपको, हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब है एक H और OH। अब देखो आपको क्या मिलने वाला है, दिस इज R, मैं इसको लिख दूं CH2, और यहां क्या मिल गया OH। तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हो तो आपको मिलता है 1 डिग्री एल्कोहल। अब मैं कोई एक नॉर्मल एल्डिहाइड ले लेता हूं। देखिए, मैंने ले लिया RCHO, R1 कर देता हूं इसको, और ये ले लिया मैंने RMgX। ठीक है, R के ऊपर माइनस, MgX के ऊपर पॉजिटिव, कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब क्या करना है, सिंपल, पॉजिटिव से नेगेटिव, R1C, यहां ऑक्सीजन से जुड़ गया MgX, और ये आ गया आपके पास R1, और ये है आपके पास H। फर्दर हाइड्रोलाइसिस करनी है आपको, यहां जुड़ेगा H, यहां जुड़ेगा OH, आपको मिलेगा देखिए RC, और ये मिल गया आपको 2 डिग्री एल्कोहल। याद रखिए GMP में बहुत काम आते हैं एल्कोहल की। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से करा रहे हैं तो आपको मिल रहा है 1 डिग्री एल्कोहल। अगर आप नॉर्मल एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड एजेंट से करा रहे हैं तो मिल रहा है 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर आप किसी कीटोन की रिएक्शन कराते हैं, किसी कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कराते हैं, देखिए चार्ज का डिलोकलाइजेशन, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं हम लोग, तो देखिए हमको ये मिलने वाला है R1C, R2, यहां जोड़ दीजिए R, और फाइनली यहां पर आ जाएगा H। दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट A.5 रिएक्शन है। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। अब इसमें बी कैटेगरी बनती है, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में बी कैटेगरी बनती है हमारे पास,
रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको समझिए अल्फा हाइड्रोजन क्या है और इसका नेचर कैसा है। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक एल्डिहाइड है CH3CHO, मान लीजिए ये है, ठीक है। और यहां पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, मैं इसको ये प्रूव करना चाहता हूं कि दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। तो अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि सपोज दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, तो ये कैसे रिलीज हो जाएगी, H+ की फॉर्म में। और आपके पास यहां जो इंटरमीडिएट मिलेगा दैट इज एनायन, ये कुछ ऐसा इंटरमीडिएट मिलेगा। देखो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, तो यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो कुछ इस तरह से, दिस नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स पाई बॉन्ड लाइक दिस, और आपके पास ये मिलने वाला है CH2 डबल बॉन्ड C, और यहां आ गया ये H। देखिए अब ये है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। और अगर मैं इसका हाइब्रिड बना दूं इन दोनों स्ट्रक्चर का, देखो कुछ ऐसा आने वाला है, CH2 दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो इंटरमीडिएट मिला है आपको, दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में से H+ निकालने के बाद उसका इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है, दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब दिस H+ इज फाउंड टू बी एसिडिक इन नेचर। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन है एसिडिक इन नेचर। इसको बेस के द्वारा हम लोग यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज एसिडिक इन नेचर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन में B.1 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। दिस रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल का क्या मतलब है, कंडेंसेशन का क्या मतलब है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले इनकी कंडीशन हम लोग चेक करें कि एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या होती है। पहला, देयर शुड बी टू सेम एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब या तो अगर एल्डिहाइड है तो दोनों सेम एल्डिहाइड होने चाहिए, अगर कीटोन है तो दोनों ही सेम कीटोन होने चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। टू सेम एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग रिएक्शन ही वही पढ़ रहे हैं कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो कम से कम उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि हमें लेना है बेटा यहां पे डाइल्यूट NaOH, और थर्ड इंपॉर्टेंट है कि आपको करना है बेटा इसको हीट। ये 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं आपको क्या करता हूं, एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं, फिर उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, तब एल्डोल कंडेंसेशन पूरा समझ में आएगा आपको। मान लीजिए मेरे पास मैंने लिया CH3CHO इथेनल, ठीक है, दिस इज इथेनल, और ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लिया मैंने CH3CHO, CH3CH, और मैंने लिखा यहां डाइल्यूट NaOH, और ये कर दिया मैंने हीट। अब ओवरऑल क्या होता है इस इक्वेशन में वो बताता हूं। एक इथेनल मॉलिक्यूल का, देखो यहां पे इथेनल के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक इथेनल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन लगेगा देखो यहां, और दूसरे इथेनल मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर हो क्या रहा है यहां पर, कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब 2 मॉलिक्यूल के मिलने से H2O निकल रहा है। अब यहां जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो ये वाला मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये जो प्रोडक्ट मिला है दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एक सिंगल स्टेप में करा दिया मैंने आपको ये। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म से आपको ये समझ में आएगा कि एल्डोल का मतलब क्या है। कंडेंसेशन तो आपके समझ में आ गया कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में से H2O निकालना है आपको। अब मैं इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करता हूं। देखिए मैकेनिज्म, स्टेप 1, मेरे पास है इथेनल का एक मॉलिक्यूल, देखिए ये लिखा मैंने इथेनल, ठीक है, और डाइल्यूट NaOH हमने यूज किया है, दैट मींस बेसिक मीडियम है। ये बेसिक मीडियम इस H+ को यहां से ले जाएगा, तो आपके पास जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है दिस इंटरमीडिएट इज
इनोलेट आयन, बेटा इसका नाम होता है इनोलेट आयन, एंड दिस इनोलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, और ये जो इनोलेट आयन बना है इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। नाउ कम टू स्टेप 2। अब आइए आप स्टेप 2 पर देखें। दूसरा जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3CHO, इसके ऊपर ये वाला जो इंटरमीडिएट है इनोलेट आयन, इट विल अटैक एज न्यूक्लियोफाइल। कुछ इस तरह से देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन। तो हमें ये मिलने वाला है, देखो जरा, CH3CH, नीचे क्या आ गया? ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां जुड़ गया बेटा ये CH2CHO। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? CH3CH इससे जुड़ गया CH2CHO और ये आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखें जरा स्टेप 3। स्टेप 3 देखिए, अब मेरे पास ये जो कंपाउंड मिला है CH3CH एंड दिस इज CH2CHO। अब हमें पता है हमने यहां पे डाइल्यूट NaOH यूज किया है, तो डाइल्यूट NaOH है, इसका मतलब पानी भी है इसके पास काफी। तो ये जो पानी है उसमें से H+ विल अटैक ऑन दिस ऑक्साइड O-। तो बेटा यहां मिलेगा आपको CH3CH और बेटा ये वाला जो हाइड्रोजन है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH2 वाले हाइड्रोजन को ऐसे, एंड दिस इज OH। अब एक चीज देखिए आप यहां, तो ये बन गया OH। इस वाले कंपाउंड में जिस पर मैंने बॉक्स बनाया है ये, इस वाले कंपाउंड में आप देख सकते हैं यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और यहां पर CHO भी है। तो CHO के लिए आ गया ALD और OH के लिए आ गया ऑल। तो दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। स्टेप 3 में आपको क्या मिल गया है? एल्डोल प्रोडक्ट। और अगर आप स्टेप 4 में इसको हीट भी कर देते हैं, फर्दर क्या कर देंगे, इसको फर्दर हीट कर देंगे, तो आपको ये मिलने वाला है CH3CHOH CHH और यहां पे CHO। और जब आप इसको हीट कर देंगे देखो, तो बेटा यहां से ये H2O निकल जाएगा, और जैसे ही ये H2O निकलेगा, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, ये वही प्रोडक्ट मिल गया जो प्रोडक्ट आपको यहां एक सिंगल स्टेप में मिला था। देखिए ये सिंगल स्टेप में यहां मिला था प्रोडक्ट, इसका मैं नाम लिख दूं, इट्स नेम इज ब्यूटूइनअल। और अगर मैं यहां नाम लिखूं, देखिए इट इज ऑल्सो ब्यूटूइनअल। तो हमने जब मैकेनिज्म पढ़ी है तो हमको यह पता चला है कि एल्डोल कंडेंसेशन में स्टेप 3 में एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है, और फिर उस एल्डोल प्रोडक्ट को फर्दर हीट करेंगे तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए मैं एक क्वेश्चन भी करा दूं आपको। इसमें क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, दिस इज CH3 CH2 CHO और यहां लिखा है हमने डाइल्यूट NaOH A प्रोडक्ट, और फिर इस A प्रोडक्ट को फर्दर हीट किया है तो बना है B प्रोडक्ट। तो आपको A और B दोनों बताने। अच्छा एक चीज देखो, डाइल्यूट NaOH है एल्डिहाइड के साथ में, इसका मतलब यहां एल्डोल तो हो रही है, अब लेकिन हीट नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा कि हमको स्टेप 3 पर रुकना है, मतलब एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है पहले। कैसे बनाएंगे, देखो ये रहा मेरे पास CH3CH2 CHO और दूसरे, अच्छा इसका नाम क्या है, प्रोपेनल। इस प्रोपेनल का जो अल्फा कार्बन है वो ये वाला होगा, मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए यहां CH3 और यहां पर CHO। ठीक, और अगर मैं एक ही स्टेप में यहां से H2O निकाल दूं ये वाला, तो मेरे को सीधे B प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अब डाइल्यूट NaOH के साथ फिर सेकंड में हीट करना है इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो CHO मैंने लिखा है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, और यहां से एक हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाता है, तो आपको मिलेगा यहां CH3 CH2 CHOH एंड दिस इज CH CH3 और ये CHO।
ये मिला है आपको ए, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। और फर्दर जब आप इसको हीट करेंगे, देखो यहां से OH और यहां से H, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। यहां से ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा आपको और इधर मिल जाएगा CHO। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन पे। याद रखना है, आपको चेक करना है कि आपको हीट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो कि अगर ये एल्डिहाइड डिफरेंट हो जाए, इफ वी हैव डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन, डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन, तब क्या होगा? देखो मान लीजिए मेरे पास एक है CH3CHO और मैंने दूसरा लिखा CH3CH2CHO। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है मैंने। एक है इथेनॉल और एक है प्रोपेनॉल, और आपने इसकी रिएक्शन कर दी है डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करके। डाइल्यूट NaOH के साथ हीट, आपको प्रोडक्ट बताने हैं। अब एक चीज समझिए आप, इथेनॉल और इथेनॉल, अब जैसे यहां पे तो हमने एक इथेनॉल और एक प्रोपेनॉल लिखा है, लेकिन जब रिएक्शन कराते हैं तो हम तो मोल्स में लेते हैं क्वांटिटी। आपको कई सारे इथेनॉल के मॉलिक्यूल मिले होंगे, कई सारे प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि इथेनॉल इथेनॉल आपस में जुड़ा होगा, इस तरह से जुड़ा होगा। देखिए यहां से ये H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल गया होगा, और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया होगा? देखिए आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया होगा CH3 CH CH और CHO। ऐसी प्रोपेनल प्रोपेनल जब आपस में जुड़े होंगे, देखिए CH3 CH2 CHO एंड दिस इज CHO। यहां से H2O निकाल दें, देखो ये H2O निकाल दें, तो मेरे को बेटा यहां क्या प्रोडक्ट मिल गया होगा? मुझे मिल गया होगा यहां CH3 CH2 CHC और यहां पर CHO। देखो ये प्रोडक्ट एल्डोल प्रोडक्ट है, ये एल्डोल प्रोडक्ट है, ठीक। अब क्या होगा कि यहां पर आपने जो, देखिए इथेनॉल और प्रोपेनॉल आपस में भी तो रिएक्शन करेंगे। अगर इथेनॉल की रिएक्शन देखो मैं ऐसे कराऊं CH3CHO, कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें तो इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालना होता है। तो इथेनॉल की रिएक्शन अगर मैं प्रोपेनॉल से कराऊं ऐसे, तो यहां पे इथेनॉल का ऑक्सीजन निकला है और प्रोपेनॉल का हाइड्रोजन, और हम लोग जानते हैं जिस एल्डिहाइड का हाइड्रोजन निकलता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहां आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CHC, दिस इज CH3 एंड दिस इज CHO। और एक और पॉसिबिलिटी है हमारे पास, क्या कि प्रोपेनल, अभी तो प्रोपेनल है न्यूक्लियोफाइल की तरह, अगर इथेनॉल न्यूक्लियोफाइल बन जाए तो देखिए मैंने लिखा CH3 CH2 एंड दिस इज CHO, और यहां मैंने लिख दिया अब इथेनॉल विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से ये H2O निकल जाएगा, देखो, और हमें मिलने वाला है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। तो देखो A और B तो मिल गए आपको एल्डोल प्रोडक्ट, C और D मिल गए आपको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर जब आप डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन लेते हो तो आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब जो परसेंटेज यील्ड होती है वो कम हो जाती है। तो याद रखना, सेम एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन, और डिफरेंट लेंगे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है जी, देखिए ये है क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल, मैं यहां लिख देता हूं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन केनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां कंडीशन क्या बनती है, केनिजारो रिएक्शन की कंडीशन देखिए कि आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरी कंडीशन है कि आपको लेना है कंसंट्रेटेड बेस।
कंसंट्रेटेड NaOH ले सकते हैं और KOH ले सकते हैं। ये एल्डोल से डिफरेंट है क्योंकि एल्डोल में क्या आ रही थी, अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल देखिए। मैंने क्या लिखा, HCHO, और दूसरा भी मैंने सेम यही एल्डिहाइड ले लिया, HCHO, और हमें लेना है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ या कंसंट्रेटेड KOH के साथ में ये ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। तो बेटा फर्स्ट मॉलिक्यूल का या सेकंड किसी का भी आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए और दूसरे का रिडक्शन कर दीजिए। हम ये जानते हैं कि एल्डिहाइड का एसिड होगा तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। लाइकवाइज अगर फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो ये बनेगा मिथाइल एल्कोहल। बहुत ध्यान से देखिए, अब ये जो फॉर्मिक एसिड है और ये है बेस, तो ये आपस में रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना देगा, आपको मिलेगा दिस इज सोडियम फॉर्मेट। और अगर आपने KOH लिया है तो पोटेशियम फॉर्मेट। तो कहने जा रहे हो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है और उस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब देखिए, अगर आप यहां एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, मान लीजिए मैंने यहां ले लिया बेंजल्डिहाइड, आप जानते हैं इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो, इस वाले फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं था, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। यहां अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, जीरो। और अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं सेम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ या KOH के साथ, तो देखिए एक मॉलिक्यूल का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड लाइक दिस, और एक मिलेगा बेंजाइल एल्कोहल, और एक क्या मिलेगा, बेंजाइल एल्कोहल। हम जानते हैं ये एसिड फर्दर बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, पोटेशियम बेंजोएट बना देगा। मान लीजिए ये बना देगा। तो कहने जा रहे हो रिएक्शन के दो। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ लीजिए, चलिए एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो। मान लीजिए डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड मैंने यूज कर लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मान लीजिए ये ले लिया मैंने, एक है फॉर्मेल्डिहाइड और एक है बेंजल्डिहाइड। अब यहां क्या होगा, देखो जो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, हम जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड इज द मोर रिएक्टिव, ये बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस फॉर्मेल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन और बेंजल्डिहाइड का होगा रिडक्शन। इस तरह से आपको मिलेगा ये CH2OH, और ये फॉर्मेल्डिहाइड फर्दर रिएक्शन कर लेगा KOH के साथ, पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये हमने पढ़ी है केनी-जारो रिएक्शन। एक अदर टाइप की रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो ये वाली केनी-जारो रिएक्शन शो करते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग C कैटेगरी, दिस इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन में हम दो कैटेगरी पढ़ते हैं। देखिए कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं हम, देखिए रिडक्शन अप टू एल्कोहल, हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर रहे हैं एल्कोहल तक। और दूसरी कैटेगरी पढ़ते हैं हम लोग कि रिडक्शन अप टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन अप टू हाइड्रोकार्बन। देखिए अब तो एल्कोहल तक अगर मुझे रिड्यूस करना है, देखो आपको एक बहुत बेहतरीन पॉइंट एक बताता हूं मैं। देखिए ये मेरे पास है एल्केन, अगर हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिलता है एल्कोहल, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिलता है एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिलता है एसिड। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, देखिए इसकी बात कर रहे हैं हम। तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करना है, तो देखो दो स्टेज बनी है। एक तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करना है मुझे एल्कोहल तक, तो यहां पर हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, या हम लोग निकेल या प्लेटिनम के साथ में हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं। तो ये तीन तरह के रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं यहां पर।
और अगर एल्डिहाइड कीटोन को मुझे एल्केन तक लेके जाना है तो दो रिएक्शन है हमारे पास, एक है क्लेमेंशन रिडक्शन और दूसरी है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन मेथड। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन मेथड, ये दो हमारे पास नेम रिएक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्ट एल्केन में हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देती है। चलिए तो मैं अब यहां उसी कैटेगरी में आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां मैं लिखता हूं कि जैसे मेरे पास एक एल्डिहाइड है, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CHO। क्या आप मुझे इसका कॉमन नेम बता सकते हैं? कई बार पूछा है मैंने, ये बार बार पूछ रहा हूं बेटा। इसका नाम है एक्रोलीन। दिस इज एक्रोलीन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अगर मैं कर दूं, देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। हम जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो यहां इस CHO को रिड्यूस कर देगा। और जो नॉन पोलर, अब देखो यहां पर एक चीज यहां भी देखिए, आपके पास ये जो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, दिस इज नॉन पोलर अनसैचुरेटेड बॉन्ड, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये तो एज इट इज रहने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH, लेकिन CHO रिड्यूस होकर क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। आप चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें, चाहे सोडियम बोरोन हाइड्राइड यूज करें, यही काम होगा। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन करा दें, अब निकेल या प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन गैस इसमें फ्लो करते हैं, तो ये CHO को भी रिड्यूस करेगा और नॉन पोलर अनसैचुरेटेड बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। और अब आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2OH, आपको ये प्रोपेनॉल मिलने वाला है, ठीक। और ये मिलेगा एलाइल अल्कोहल। अब आए हम लोग अगला, देखिए अब मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन है और हम इसको हाइड्रोकार्बन में बदलना चाहते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन है और क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग? जिंक का एलॉय लेते हैं मरकरी के साथ और इसमें यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HCl, और ये मिल जाता है आपको सीधे एक हाइड्रोकार्बन। और इस रिएक्शन का नाम क्या बताया था? क्लेमेंशन रिडक्शन मेथड। क्लेमेंशन रिडक्शन मेथड। और एक दूसरा मेथड है कि हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं हाइड्राजीन के साथ, लाइक दिस, बेसिक मीडियम में, और इसको हीट कर दें तो हमें मिलने वाला है सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन। नाउ द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज वॉल्फ किश्नर रिडक्शन मेथड। तो बेटा इस तरीके से हम ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन वाली कैटेगरी को पूरा करते हैं। अब हमारे पास आती है लास्ट कैटेगरी, दिस इज ऑक्सीडेशन। ये बनती है ऑक्सीडेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज की लास्ट हेडिंग है ये। देखिए ऑक्सीडेशन में दो तरह के रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हम लोग KMnO4 K2Cr2O7 यूज करते हैं। और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग यूज करते हैं दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? देखिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपस में रिएक्शन करके बना देता है टॉलेंस रिएजेंट। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है टॉलेंस रिएजेंट। और एक दूसरा रिएजेंट है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन में एक्चुअली दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। फेलिंग सॉल्यूशन A बनता है कॉपर सल्फेट और फेलिंग सॉल्यूशन B बनता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम एंड टार्ट्रेट। तो इस तरह से हम लोग ये ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए कैसे। अब मैं यहां पर एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2 CHO और मैंने यहां पे लिया है KMnO4। तो ये जो KMnO4 है CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा और हमें मिलेगा CH3COOH। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए, अगर मैं इसी एल्डिहाइड की रिएक्शन कर देता हूं टॉलेंस रिएजेंट के साथ में,
टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो टॉलेंस रिएजेंट जो है, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। ये केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। तो बेटा आपको ये मिलेगा CH3CH2 COOH, और यहां पर ये सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसीलिए टॉलेंस रिएजेंट को यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कीटोन है और आप उसकी रिएक्शन करा दो टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। नो सिल्वर मिरर, कोई सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग सिल्वर मिरर टेस्ट। इसी में आगे बढ़े हम लोग, फेलिंग सॉल्यूशन वाला देखें। मान लीजिए मेरे पास एक एल्डिहाइड है CH3CH2CHO, और अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, तो दिस एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि हम जानते हैं एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, देखिए ये बनाएगा एसिड, और यहां पर रेड पीपीटी मिल जाएगा आपको, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। ये Cu2O को आप रेड पीपीटी की फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे। ओनली एल्डिहाइड कैन शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, कीटोन नहीं देगा। मान लीजिए ये आपके पास एक कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, देन इट विल नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन। तो नो रेड पीपीटी। तो हमें क्या समझ में आया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट एक पॉइंट आता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए आप, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो ये बेंजीन रिंग अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो हमेशा शो करेगा। और वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करूं तो यहां पर CHO जुड़ गया है। अब आप ये भी जानते हैं कि CHO की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है भाई, एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है NAR। तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो शो करेगा ही, और बेंजीन अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो करेगा ESR। तो अब इस ESR पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमने इस पर CHO ग्रुप जोड़ दिया है। हम जानते हैं कि CHO ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब क्या करेगा ये रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेटा मेटा पोजीशन पर। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, देखिए कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, दैट इज नाइट्रेशन है, तो यहां मेटा पोजीशन पर, इस मेटा पोजीशन पर लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप। एक पॉइंट और स्पेशल याद रखना है आपको कि ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, दे डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो CHO ग्रुप है हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये Cl और इसमें आप लोग जानते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्युमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं हम लोग। ये एल्युमिनियम क्लोराइड ये इसको हाईली डीएक्टिवेट कर देता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसीलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो बेटा ये था पूरा चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से सीक्वेंस में देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। इसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जब आप इन दोनों वीडियोस को देख लेंगे तो ये चैप्टर एकदम सॉलिड प्रूफ एकदम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो बोर्ड के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।